नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ने के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और हम हर दिन 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज से पहले आपने सुना होगा कि मैं बोलता था हर दिन हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पर लास्ट 2 क्लासेस से हम 15 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि काफी बच्चों की डिमांड थी कि क्वेश्चंस आप ज्यादा करवाइए ताकि ये चीज और ये सीरीज जल्दी कंप्लीट हो पाए, है ना। क्योंकि एग्जाम से पहले हमें कंप्लीट भी करनी है। और अब अगर हम 15 क्वेश्चंस करेंगे तो फेब में ये सीरीज एंड हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास रिवाइज करने के लिए भी काफी टाइम होगा। बाकी आपको मैं ये बता देता हूँ कि हम यहाँ पर सिंपली 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ते, बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है तो उस कीवर्ड से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक का पोर्शन है वो पूरा का पूरा पोर्शन कवर करते हैं। साथ ही साथ कुछ सेम ट्रिक्स देखते हैं। ये सेम ट्रिक्स और कुछ नहीं है बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज है। अगर आप इस लैंग्वेज को समझ गए तो अपने एग्जाम में आप बहुत सारी स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर देंगे और आंसर तक आराम से पहुंच पाएंगे। ठीक है, बाकी अभी आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्लासेस हम मंडे से लेके फ्राइडे तक डेली करते हैं। प्लस ये क्लास आपको दोपहर 2:05 पर अपलोडेड मिल जाती है। आज है डे नंबर 39। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि डे नंबर 1 से लेके डे नंबर 39 तक हम डे नंबर 38 तक हमने क्या किया है। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं बस। डे 1 से लेके डे 10 तक हमने 2014 का प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट कर लिया। डे नंबर 11 से डे 20 तक 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट कर लिया। डे नंबर 21 से डे नंबर 30 तक 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट कर लिया। और डे नंबर 31 से लेके आज है डे नंबर 39। आज हम 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट कर लेंगे। अभी पहले के मुताबिक अब ये जल्दी क्यों कंप्लीट हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि अब हमने 15 क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिए लास्ट 2 क्लासेस से। ओके, अब आगे आने वाली क्लासेस में भी हम 15 क्वेश्चंस ही किया करेंगे। ओके, तो अभी आज है लास्ट क्लास जिसमें 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कल से क्या करेंगे, 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, आज हम कंप्लीट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 86 से लेके 100 तक। ठीक है, कौन सा, 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर। मेरी स्पीड अगर किसी को स्लो लगे तो वो 1.25 या 1.5 की स्पीड पर भी वीडियो को करके देख सकता है। ओके, तो आपको रोज की तरह मैं 15 सेकेंड्स दूंगा। ठीक है, 15 सेकेंड्स में आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे एंड आंसर मार्क करेंगे। फिर मैं आपको वो क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, तो आपके पास इस क्वेश्चन के लिए आप 15 सेकेंड्स है, आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, देखिए, जब भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये आपको बाकी एग्जाम्स में भी देखने को मिलेगा, पीसीएस में भी देखने को मिला था, है ना। तो राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ, कैसे, किस टाइप का ये राइट है। ठीक है, तो आपको यूजुअली जो कंफ्यूजन होती है वो होती है लीगल राइट में और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में। आपको याद रखना है कि राइट टू वोट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, लीगल राइट भी है, पर वही बात है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं लिखा होता तो हम लीगल राइट मान सकते थे। बट जब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लिखा है तो फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पर ही सही मार्क करेंगे। अभी आपको और क्या पता होना चाहिए, आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स यूनिवर्सल वर्सल एडल्ट सफरेज। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज मतलब वोटिंग राइट्स, है ना। प्लस एक चीज और याद रखना आपको, लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से रिलेटेड अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आ गया तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि एवरी एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल 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 राइट every constitutional right is a legal right, लीगल राइट, ठीक है। अब जब मैंने ये चीज लिखी, ये मतलब कि एक स्टेटमेंट लिखी, तो आप तो सीधा बोलेंगे सर जब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, हर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लीगल राइट होता है तो इसका लीगल राइट भी हो सकता है, बट मैं वही कह रहा हूं हमें बेस्ट आंसर ढूंढना है, ठीक है। बट आप ये नहीं बोल सकते इसका उल्टा कि हर लीगल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, बट नॉट वाइस वर्सा, ठीक है। इसका उल्टा नहीं हो सकता, बट हाँ ये ट्रू है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक लीगल राइट होता है, बट हर एक लीगल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं होता है। प्लीज ये याद रखना, हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में आपको ये वाली स्टेटमेंट भी देखने को मिल जाए, ठीक है। बाकी आपको इससे रिलेटेड बस इतना पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यह ई लीजा मतलब इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। अब देखो हुआ क्या कि उस टाइम पर इसके बारे में बात होना शुरू हुई थी, अभी तक इस प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं किया गया है। ये जो लॉन्च होगा ये होगा 2035 में, 2035 में, बट इसके ऊपर बात होना शुरू हो गई थी, ठीक है। इस वजह से उस टाइम पर ये क्वेश्चन पूछा गया, 2016 में इसके ऊपर बात होना स्टार्ट हुई थी, 2017 में भी ये न्यूज में रहा था, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब आपको बताना है ये क्या है क्या नहीं है। अब देखो फ्यूचरिस्टिक थिंग है, ठीक है, तो ई लीसा से रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती हैं, है ना। तो क्या चीजें थोड़ी बहुत वो मैं अभी आपको बता दूंगा, बाकी 15 सेकंड से सोच लीजिए समझ लीजिए फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, तो एक्चुअल में ये करेगा क्या, ये डिटेक्ट करेगा ग्रेविटेशनल वेव्स को, ठीक है। जो आपको सोलर सिस्टम में ग्रेविटेशनल वेव्स देखने को मिलती है, उन्हें क्या ये करेगा, उन्हें डिटेक्ट करेगा। ये क्या कर रहा है, ये मतलब कौन कर रहा है ये काम, ये कर रहे हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी, प्लस साथ में कौन काम कर रहा है, नासा, प्लस साथ में कौन काम कर रहा है, नासा, ठीक है। ये आपको इसके बारे में याद रखना है। कुछ चीजें और हैं जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं, अगर स्टेटमेंट्स में पूछा जाएगा तो स्टेटमेंट्स में आप इसे कर सकते हैं, जैसे कि बोला गया है अ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है ये, किसकी बात चल रही है अभी, ई लीजा की। अ स्पेस ऑब्जर्वेटरी विद 3 spacecraft forming a giant triangle to detect लो फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स। कौन सी फ्रीक्वेंसी की है, लो फ्रीक्वेंसी। देखो इसके आने के चांसेस फिर से कम है, ठीक है, बट मैं वही बोल रहा हूं, अगर फिर से इसके बारे में पूछ लिया गया तो अब इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा डिटेल में ही पूछा जाएगा, तो याद रख लो, ठीक है। 3 स्पेसक्राफ्ट फॉर्म हो रहे हैं इसमें, ठीक है, एक जायंट ट्राइंगल बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लो फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ स्टेटस क्या है इसका, इन डेवलपमेंट, मैंने आपको बताया 2035 में प्लान किया गया है कि इसे लॉन्च करेंगे। इसको अडॉप्ट स्टार्टिंग में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया था, बट अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लस नासा इस पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ओके, विद्यांजलि योजना, विद्यांजलि योजना, इसे लॉन्च किया गया था 2016 में,
ठीक है, तो ऑब्वियसली 2017 में पूछे जाने वाली थी। अब क्या है, इससे हमें ये भी बात समझ में आती है कि हमें अब 2025, हम 2026 में एग्जाम देंगे, तो 2025 प्लस 2026 में जो स्कीम्स आ रही हैं वो हमें सारी की सारी पता होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो कोई योजना हो, ठीक है, चाहे वो कोई प्रोग्राम हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसा नया ऑब्जेक्टिव मतलब गवर्नमेंट ले रही हो, ठीक है, उससे रिलेटेड चीजें हमें देखनी है। ठीक है, अब ये आप कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको करंट अफेयर्स करवा रहा हूं, है ना, जिसमें हमने अक्टूबर की करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए। अब हम नवंबर की करंट अफेयर देखेंगे, जिसकी प्लेसेस इन न्यूज को कल मैं उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं। बाकी अक्टूबर में 5 पार्ट्स में हमने कंप्लीट किया है, आप वो सारी वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। अब देखो, विद्यांजलि योजना, देखो फिर से आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि फुल फ्लेजेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, बट फिर भी क्या है क्या नहीं है हम देख लेंगे। अब 15 सेकंड्स दे रहा हूं, पढ़ लो, सोच लो, समझ लो, फिर मैं समझाता हूँ। चलिए, इसके बारे में पहले पढ़ लेते थोड़ा सा। देखो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेंथन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। क्या है, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। कैसे स्ट्रेंथन करेंगे, बाय इन्वॉल्विंग द कम्युनिटी एंड प्राइवेट सेक्टर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, वॉलेंटियर्स कौन होंगे इसमें, अ डाइवर्स पूल इंक्लूडिंग इंडियन डायस्पोरा, रिटायर्ड टीचर्स, ऑफिशियल्स, प्रोफेशनल्स, होम मेकर्स एंड कॉर्पोरेट्स। ठीक है, मतलब मुझे एक बात समझ में आई है कि किसी ना किसी तरीके से जो गवर्नमेंट स्कूल्स है और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स है, उनकी डेवलपमेंट में किसे इंक्लूड किया जा रहा है, इंडियन डायस्पोरा से जुड़े हुए लोग, रिटायर्ड टीचर्स, ऑफिशियल, प्रोफेशनल्स, होम मेकर्स एंड कॉर्पोरेट्स। ठीक है, तो इसी के अराउंड चीजें घूमेंगी। अब आइए आप अपने क्वेश्चन पे। जब आप स्कीम पढ़ते हैं तब भी आपको यही पढ़ना होता है। ठीक है, अब इधर बोला गया है, टू एनेबल द फेमस फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू ओपन देयर कैंपस इन इंडिया। नहीं, बस ये इतना सा ऑब्जेक्टिव है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स है और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स है, उनका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हमें करना है। कैसे करेंगे, हम बहुत सारे एक डाइवर्स पूल रखेंगे जो आकर यहाँ पर हेल्प करेंगे इनके होलिस्टिक डेवलपमेंट में। ठीक है, किसके होलिस्टिक डेवलपमेंट में, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल में। अब इधर आओ, to encourage voluntary monetary contributions from private individuals and organizations so as to improve the infrastructure facility of primary and secondary school। क्या प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल या ऐसा कुछ की बात करी गई यहाँ पे, प्लस मॉनेटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करी गई यहाँ पे, और वो भी प्राइवेट इंडिविजुअल से एंड ऑर्गेनाइजेशन से। कुछ ऐसी बात नहीं करी गई, एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था, तो ये भी कट गया। टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल सही। प्रोवाइडेड इन गवर्नमेंट स्कूल्स, बिल्कुल सही। बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर एंड कम्युनिटी, बिल्कुल सही बात है। क्या यही ऑब्जेक्टिव था, यही ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, अब आप देखो कि जब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी भी योजना से रिलेटेड, तो वो इसीलिए पूछ रहे हैं कि वो आपसे बेसिक्स जानना चाहते हैं कि अगर कोई योजना आई है तो क्या आपको पता है कि वो किस चीज से रिलेटेड है। वो आपसे नहीं बोल रहे कि आप पूरी की पूरी योजना को रट्टा मारो, बट वो इतना चाहते हैं कि अगर कोई एम बनाया गया है कि इतने साल से इतने साल तक के लिए, तो आपको वो पता हो। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको पता हो, किस किस सेक्टर्स में वो स्कीम लागू होगी ये आपको पता हो। ठीक है, बस वो आपसे बेसिक बेसिक चीजें जानना चाहते हैं, तो आपको एटलीस्ट वो पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो है वो क्या है, अगला प्रोग्राम कौन सा है, उन्नत भारत अभियान। ठीक है, ये कब लॉन्च हुई थी, 2014 में। ठीक है, अब क्या पता उस टाइम पर ये किसी वजह से न्यूज में रही होगी,
है ना। बट फिर से मैं वही बात बोलूंगा, अगर 2-3 साल पहले की के प्रोग्राम पूछ लेते, या 2-3 साल पहले की कोई स्कीम आ जाती है और वो न्यूज़ में नहीं है, तो परेशान मत होना। सिर्फ आप ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल होंगे जिनको वो नहीं आता होगा। तो आप भी इतना स्ट्रेस मत लेना, जो चीज़ें आती हैं वो आप करके आना, ठीक है। तो ऐसे ही उन्नत भारत अभियान 2017 में पूछा था, पर 2014 का ये एक प्रोग्राम था, किसी रीजन की वजह से वो न्यूज में रहा होगा, तभी उन्होंने पूछा है, ऐसे वो नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो क्या इसका एम था, आपको देखना है, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा क्या है क्या नहीं है। चलिए, देखिए पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है उन्नत भारत अभियान का। टू एनेबल HEIs, HEIs क्या है? HEIs का मतलब है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू एनेबल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू वर्क विद रूरल कम्युनिटीज फॉर इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ब्रिंगिंग अर्बन रूरल गैप्स। मतलब एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव हमें समझ में आया कि जो रूरल कम्युनिटीज है, उनको क्या करना है, उनको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना है, या फिर ऐसे बोल लो हायर इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रूरल कम्युनिटीज के साथ काम करना है, ताकि उनकी ग्रोथ में हेल्प की जा सके, ठीक है। वो ग्रोथ कैसी होगी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी, एक इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। इंक्लूसिव का मतलब क्या है? हर एक सेक्टर को, हर एक एरिया को देखा जाएगा, ठीक है। चाहे वो सैनिटेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो गवर्नेंस से रिलेटेड हो, हर एक चीज को देखा जाएगा। प्लस जो अर्बन रूरल के बीच में गैप है टेक्नोलॉजी को लेके, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, उस सारे बिल्ड को उस सारे गैप को क्या किया जाएगा? ब्रिज किया जाएगा, मतलब कि खत्म किया जाएगा, उसके बीच में एक लिंक बनाया जाएगा, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग बॉडी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। फिर मैंने ये तो बता ही दिया था कि 2014 में लॉन्च हुई थी। बोला गया है जो ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, उनकी नॉलेज को यूज कर कर जो टेक्नोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट गैप है, उसके लिए सॉल्यूशंस लेके आए जाएंगे, ठीक है। बस एक सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी, आपके दिमाग में ऑब्जेक्टिव आ गया। इसके कुछ 5 पिलर्स थे। वो पिलर्स क्या थे? कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड वाटर मैनेजमेंट पर काम किया जाएगा, रेन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स पर काम किया जाएगा, ठीक है। बेसिक एमिनिटीज जैसे कि सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैं ऊपर बता ही चुका हूँ, ठीक है, उन पर काम किया जाएगा। आर्टिशियंस, इंडस्ट्रीज, लाइवलीहुड पे काम किया जाएगा। कोलैबोरेशन एंड कन्वर्जेंस की जाएगी, ठीक है। ये सारे पिलर्स थे इस पर्टिकुलर स्कीम के। अब देखो, आपको जब पढ़ना है तो आप देखो, आपको इतना ही पढ़ना है बस, कि ऑब्जेक्टिव क्या है, पिलर्स क्या है। क्योंकि आप देखो, वो क्वेश्चन बहुत डीप में जाके आपसे डेटा नहीं मांग रहे, वो बस इतना चाह रहे हैं कि आपको पता हो कि ये प्रोग्राम अगर लाया गया था तो किस लिए लाया गया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो एटलीस्ट पता हो। तो यहाँ पे यही लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में, कनेक्टिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, है ना, तो वही हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, HEIs, with local communities to address the development challenges through appropriate technologies, ठीक है। ये इसका आंसर है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा होता तो आप इसको कर पाते। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि स्कीम में, किसी अभियान में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो जरा, अब ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90। ऐसे क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन, कोर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए,
ठीक है। तो अभी तो मैं आपको करवा ही दूंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड चीजें, बट फिर भी आप लक्ष्मीकांत से जाके भी चीजों को पढ़ सकते हैं। और वैसे ही इस साल तो आपको पता है ना, वोट चोरी और ये सब की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतने न्यूज में रहा है, तो भाई क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। और इतनी अच्छी अच्छी स्टेटमेंट्स भी दी थी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने, है ना। तो इसीलिए, सॉरी, तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके। तो मैं इसको कभी कभार ना कुछ सरकास्टिक वे में ज्यादा बोल देता हूँ, पर चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, 15 सेकंड्स दे रहा हूँ, ठीक है। आप स्टेटमेंट्स को पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको आंसर समझाता हूँ। चलिए, आई होप आपने अब तक पढ़ लिया होगा। अब देखो, बोला गया है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी। ठीक है। ये बच्चे बच्चे को जिसने एक बार भी लक्ष्मीकांत पढ़ी है उसे पता होगा, 5 मेंबर बॉडी तो कभी हो ही नहीं सकती, 3 मेंबर बॉडी है। ठीक है। जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है। तो ऐसे लिख देता हूं मैं, 3 भी कौन से होंगे, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर। ओके। फिर अगली स्टेटमेंट क्या बोली गई है, तो वैसे ही गलत हो गया। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शंस एंड बाई इलेक्शंस। ये क्यों करेंगे जब हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है तो। ठीक है। तो ये कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं कि कब जनरल इलेक्शंस की डेट रखी जाएगी, प्लस बाई इलेक्शंस की डेट भी कब रखी जाएगी। ये भी कौन डिसाइड करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लास्ट, अब ऑप्शंस के हिसाब से तो लास्ट करेक्ट हो गई है ना। इलेक्शन कमीशन इन रिवॉल्व्स द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट्स मर्जर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। एकदम सही बात है। तो वैसे भी जब दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई तो तीसरा करेक्ट होना ही था। आप थोड़े से बेसिक्स देख लो, बट फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप एक बार लक्ष्मीकांत में जाकर इस चीज को पढ़ लेना। ठीक है। लक्ष्मीकांत में भी नहीं पढ़ना होगा तो यार बहुत सारे आपके पास सोर्सेज हैं, चैट जीपीटी है, हर चीज है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के आप पॉइंटर्स निकाल लो वहां से, है ना। कुछ भी कर लो यार, बस पढ़ो, है ना। अब देखो जरा, आर्टिकल नंबर 324 में दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। बोला गया है, वो उसमें लिखा गया है, इस्टैब्लिशेस ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी फॉर सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। ठीक है। एंड लगा लेना यहाँ पे, एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस। पहले स्टार्टिंग में ये एक सिंगल मेंबर बॉडी थी जिसमें सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, बट अब 3 मेंबर है इसमें। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, बाय द प्रेसिडेंट। रिकमेंडेशन कौन करता है, देखो अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है अभी तक। ठीक है। 2025 में ही क्या हुआ था कि ये बोल दिया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे। ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे, ठीक है, इस कमेटी में, और वो डिसाइड करेंगे। मतलब कि कौन कौन था, पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड सीजेआई। बट फिर से जो गवर्नमेंट है उसने इसे चेंज किया। ठीक है। और क्या किया, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बैठेंगे जो पीएमजे ने अपॉइंट करेंगे। मतलब कि पहले जहां पर सीजीआई को बिठाया जाता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बिठाया जाता था, अब उसकी जगह इस कमेटी में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बैठेंगे, कोई भी जिसे पीएम नॉमिनेट करेगा। ठीक है। तो प्लीज ये बार बार चेंज होता रहता है तो इसको दिमाग में रखना, अब सीजेआई नहीं है, अब यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है। टेन्योर क्या है, 6 इयर्स का, या फिर जब तक 65 इयर्स इनकी एज नहीं हो जाती। ठीक है। रिमूवल कैसे होगा, सेम जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है उसी तरीके से इनका भी रिमूवल किया जाएगा। ठीक है। इम्पीचमेंट नहीं कह सकते, इम्पीचमेंट वर्ड सिर्फ और सिर्फ
प्रेसिडेंट के लिए यूज होता है, बट हाँ रिमूवल आप वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। और अगर इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, साथ में दो इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, तो इलेक्शन कमिश्नर्स को अगर हटाना है तो डायरेक्टली हटाया जा सकता है। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह रिमूवल नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए लागू होगा। इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो डायरेक्टली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो रिकमेंडेशन देंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्शन कमिश्नर को हटा देंगे, ठीक है। उनके लिए ये वाला प्रोसेस या ये वाला जो तरीका है वो यूज नहीं होगा। ओके, पावर्स क्या है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं, चलो फिर भी मैं आपके लिए पढ़ ही देता हूँ। इलेक्शंस करवाते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, स्टेट असेंबलीज के हो, प्रेसिडेंट के हो, वाइस प्रेसिडेंट के हो। प्लीज ये पांच चीजें आप याद रखना, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इनके इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, इसके अलावा ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे पढ़ के भी समझ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इधर मैंने करवा दिया था आंसर, यस। अब देखिए, इस चीज में मुझे कुछ अपडेट करना था। देखो, ऐसा ही क्वेश्चन आया था, कब, डे नंबर 34 में, ठीक है। उसमें भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से रिलेटेड वो क्वेश्चन था, बट उस टाइम पर मैंने 2022 में जो अमेंडमेंट हुआ है इसमें वो नहीं बताया था। वो इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उस क्वेश्चन में उसकी रेलेवेंस थी, ठीक है, क्योंकि ये 2017 का पेपर चल रहा है। बट अब क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई रेलेवेंस नहीं है उस टाइम की, तो अब मैं आज आपको जो 2022 में अमेंडमेंट हुआ था वो भी बता दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि अब 6 स्केड्यूल नहीं है इसके अंदर, अब सिर्फ 4 स्केड्यूल रह गए हैं। डे नंबर 34 में जो मैंने आपको 6 स्केड्यूल्स बताए थे वो 2022 के अमेंडमेंट से पहले के थे, और उस क्वेश्चन में रेलेवेंस रख रहे थे, तो तब मैंने आपको नहीं बताया। मैंने सोचा था कि आगे जाके 2022 के बाद के जो पेपर होंगे उसमें बता दूंगा, बट अब मैंने सोचा कि आज के क्वेश्चन में भी उतनी कोई रेलेवेंस है नहीं उसकी, तो इस वजह से आज ही आपको बता देता हूँ कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में एक अमेंडमेंट हुआ था 2022 में, और उसमें क्या क्या था क्या क्या नहीं था वो मैं अभी आपको बताऊंगा। आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लो, स्टेटमेंट्स पढ़ लो, आंसर मार्क कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे बोला गया है, इफ अ स्पीशीज ऑफ टॉर्टोइज इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1। देखो, शेड्यूल 1 में अगर कोई चीज रखी हुई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, तो उसे सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन के, जैसे हम बोलते हैं कि उसका प्रोटेक्शन लेवल सबसे ऊपर है अब तक, जैसे जो कि टाइगर्स को दिया गया है, एलिफेंट्स को दिया गया है ना। अब क्या है कि अगर किसी कोई भी टॉर्टाइज की स्पीशीज है उसको भी इसमें रखा जाएगा, तो ऑब्वियसली जो भी प्रोटेक्शन टाइगर को दी जाती है वो सेम लेवल की प्रोटेक्शन वो भी इंजॉय करेगा, ठीक है। बट ये सारी चीजें बोलना, ये जो बाकी दो स्टेटमेंट्स में लिखी है, फर्जी स्टेटमेंट है, कोई मतलब नहीं है इनका, ठीक है। वैसे भी मैंने आपको क्या बताया, अगर किसी स्टेटमेंट को यूपीएससी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करता है ना, वो वैसे ही गलत होती है। जैसे ये देखो, it no longer exists in the wild, a few individuals are under captive protection and now it is impossible to prevent its extinction। क्या फालतू की चीजें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लिखी गई है, आप समझो ऐसी स्टेटमेंट गलत ही होती है, ठीक है। एंडेमिक टू अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ शेड्यूल 1 में कुछ है नहीं, ठीक है। शेड्यूल 1 का मतलब है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन उस पर्टिकुलर एनिमल को प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब जरा समझ लो क्या अमेंडमेंट था। देखो, पहले बस ये जो यहाँ पे लिखा है ये एक बार पढ़ देता हूँ फिर समझाता हूँ। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज द इंडियाज की लॉ फॉर बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए कैसे किया जाएगा, नेशनल पार्क्स बनाए जाएंगे, सेंचुरीज बनाई जाएगी, ठीक है। और स्केड्यूल बनाए गए थे 1 से लेके 6 तक, मैंने फिर से बोला ये 2022 के अमेंडमेंट से पहले तक का था, ठीक है। उसमें ये सब किया गया कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई, हंटिंग को प्रोहिबिट किया गया, ठीक है।
मोस्ट ऑफ दी स्केड्यूल में, क्योंकि लास्ट के 2 स्केड्यूल में ऐसा कुछ नहीं था। रेगुलेटिंग ट्रेड, ट्रेड को रेगुलेट किया गया। ठीक है, एम्पावरिंग अथॉरिटीज लाइक चीफ वाइल्ड वार्डन फॉर कंजर्वेशन। अब देखो, ये जो थे ये 2022 के अमेंडमेंट से पहले थे। अब जब 2022 का अमेंडमेंट हो गया, उसके बाद क्या किया गया, ये जो 6 स्केड्यूल थे उनसे घटकर ये 4 स्केड्यूल्स रह गए। पहले कितने थे? 6, अब कितने रह गए? 4। पहले के स्केड्यूल्स में पहले 2 स्केड्यूल्स थे एनिमल्स के लिए, थर्ड और फोर्थ थे उन स्पीशीज के लिए जिनको कम प्रोटेक्शन की जरूरत है, फिफ्थ जो था वो था वेरमिन के लिए, ठीक है, जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, और उसके बाद जो सिक्स्थ था लास्ट वाला वो प्लांट्स के लिए था। ठीक है, बट अब कम करके कितने कर दिए? 4। तो अब ये आपको याद रखने हैं जो अमेंडमेंट के बाद के स्केड्यूल्स हैं। जैसे जो फर्स्ट स्केड्यूल है उसमें क्या है? हाईएस्ट प्रोटेक्शन फॉर एंडेंजर्ड नेटिव एनिमल्स जैसे टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड्स, इन सब के लिए है। ठीक है, ये इनमें अगर इनको कोई भी हार्म पहुंचाना चाहेगा तो उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ पनिशमेंट मिलेगी। स्केड्यूल 2 में भी जो एनिमल्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बट यहाँ पर जो पेनल्टीज होती हैं वो स्केड्यूल 1 से थोड़ी कम होती है। ठीक है, बाकी दोनों में ही एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बस यहाँ पर पेनल्टीज बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पर पेनल्टीज थोड़ी कम होती है। यहाँ पर स्केड्यूल नंबर 6 में, पहले स्केड्यूल नंबर 6 में प्लांट्स की बात करी गई थी, पर यहाँ पर स्केड्यूल नंबर 3 में ही प्लांट्स की बात कर ली गई है। ठीक है, प्रोटेक्टेड नेटिव प्लांट स्पीशीज विद रिस्ट्रिक्शंस ऑन कल्टीवेशन एंड ट्रेड, यही सेम चीज पहले पार्ट नंबर 6 में लिखी गई थी, सॉरी स्केड्यूल नंबर 6 में लिखी गई थी, बट अब स्केड्यूल नंबर 3 में है। मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूं? ताकि आपको पता हो। ठीक है, जो साइट्स की स्पेसिमेंस है ना उनको स्केड्यूल नंबर 4 में ऐड किया गया है। ठीक है, स्केड्यूल नंबर 4 में ऐड किया गया है। ये साइट्स क्या है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पहले की क्लासेस में। इससे रिलेटेड ये जो जिसे हम कहते हैं कि कन्वेंशन है, इससे रिलेटेड सारी चीजें आपको करवा चुका हूं। साइट्स की फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, ये किस पे फोकस करता है? जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है ना, किसका? प्लांट्स का या फिर एनिमल्स का, उनसे रिलेटेड चीजें इसमें दी गई है कि किस तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से नहीं किया जाएगा। ओके, तो अब जो अमेंडमेंट के बाद रह गए स्केड्यूल्स वो कितने? 4, तो आपको चारों के चार पता होने चाहिए। ठीक है, अब इन्वायरमेंट का एक टॉपिक आपका स्टैटिक का कंप्लीट हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। जुडिशियल रिव्यू, पॉलिटी का क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर से 15 सेकंड दे रहा हूँ। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? बहुत ही बेसिक है, आपको पता भी होगा, बट फिर भी टाइम दे रहा हूँ, सोच लो समझ लो फिर आपको समझाता हूँ। ओके, देखिए, आप देखिए, पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास दो तरीके की पावर्स है, आपको पता है मेनली, कि ये लॉ बना सकते हैं, लॉ मेकिंग पावर्स, मतलब लेजिस्लेटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव लिख देता हूँ। ठीक है, या ऐसी बात लिख देता हूँ, लॉ मेकिंग पावर, और क्या है, एक एग्जीक्यूटिव पावर्स है, मतलब कि लॉ बनाएंगे और फिर उसे एग्जीक्यूट करेंगे, है ना। एग्जीक्यूटिव पावर्स में एक और चीज आती है कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी पास कर सकते हैं, है ना, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी पास कर सकते हैं। अब देखो, अगर उन्होंने कोई ऐसा लॉ पास कर दिया या कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल दिया
जो आपके बेसिक राइट्स मींस फंडामेंटल राइट्स जो आपके हैं उसको हार्म कर रहे हैं, या फिर हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हार्म कर रहे हैं। तो अब क्या आएगा, अब आएगा सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस पर्टिकुलर लॉ या उस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को चेक करेगा। ठीक है, उसको चेक करेगा। यहां पर क्या करेगा, उसे चेक करेगा, जुडिशियल रिव्यू JR। और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो इन्होंने लॉ बनाया है या जो इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडेटेड है या नहीं है। ठीक है, मतलब उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करेगा। ठीक है, तो ये काम है जुडिशियल रिव्यू, सॉरी, ये काम है सुप्रीम कोर्ट का, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल की हेल्प से मैंने बताया है। ठीक है, कि पार्लियामेंट कब लॉ पास करेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या देख रहा है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट की जगह क्या कोई और कोर्ट नहीं देख सकता, बिल्कुल देख सकता है, हाई कोर्ट भी देख सकता है। तो इसलिए यहाँ पे जुडिशरी लिखा है। ठीक है, बट वही बात है, मैंने एज अ एग्जाम्पल आपको बताया है। ओके, द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू all the legislative enactment before they are assented by the president, नहीं, ये वाला नहीं है राइट आंसर। द पावर ऑफ जुडिशरी टू क्वेश्चन द विजडम, विजडम कहाँ से आ गया, ये भी नहीं है, ये दोनों नहीं है। द पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, ये भी नहीं है। द पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, ये। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कौन सा राइट आंसर है। इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लल्लू पंचू क्वेश्चन है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का। फिर भी दे रहा हूं आपको टाइम 15 सेकेंड्स का, सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं आपको करवाता हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग ही वहीं से करूंगा जैसे जो सबसे पहले हुआ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आपको पता है कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ, पहले सबसे पहले फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। उसको आईएनसी या फिर बोल लीजिए कि गांधी जी ने, जो उस टाइम पर मेन इमेज थे आईएनसी की, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ठीक है, तो उस वजह से गांधी इरविन पैक्ट हुआ। क्या हुआ, ऐसे लिख देता हूं, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसे आईएनसी ने, गांधी जी ने नहीं ज्वाइन किया। उसके बाद हुआ गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, इसमें गांधी इरविन पैक्ट में बोला गया कि हाँ हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे। फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है कब, सितंबर 1931 में। तो ये कब हुई, सितंबर 1931 में। इसको आईएनसी और गांधी जी दोनों ने ज्वाइन किया। ठीक है, फिर उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई, 1932 में। ये है जो हमें बहुत ही डीप में पढ़ना है। मैंने आगे सब कुछ इसके इससे रिलेटेड इंक्लूड भी किया है। ठीक है, बट हमें ये पढ़ना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, अगस्त रेवोल्यूशन या फिर अगस्त क्रांति। ठीक है, फिर म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी, ये कब हुई, फेब 1946। रीजन क्या था इसका, या फिर ऐसे बोलिए स्टार्ट क्यों हुई। इसके स्टार्ट होने का रीजन ये था कि जो फूड का मतलब कि इनको खाना ढंग से नहीं दिया जा रहा था, इनकी जो पेमेंट थी वो ढंग से नहीं किया की जा रही थी।
प्लस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ हो रहा था। इस वजह से रॉयल इंडियन नेवी में म्यूटिनी देखने को मिली। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, स्टार्टेड एज अ स्ट्राइक। और ये स्ट्राइक क्यों हो रही थी, तो ऐसे लिख देता हूं, प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी हार्डशिप। हार्डशिप मतलब मुश्किलें जो ये फाइंड कर रहे थे, मुश्किलें जो इन्हें सामना करनी पड़ रही थी, जिन मुश्किलों का, हार्डशिप रिगार्डिंग देयर पे, फूड एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट पे। अब इसका आंसर पता हो गया, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, है ना। अरे 1932 नहीं है, 1942 है भाई साहब। 1942, 32 कहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, 31 में ये हुआ, 42 में ये हुआ, 46 में ये हुआ, तो 3, 2, 1। ओके, अब देखो जरा। ओके, सबसे पहले बैकग्राउंड एंड कॉजेस देखते हैं। क्यों 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की बात स्टार्ट करी गई। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि 1939 में वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो गई थी, है ना। तो उस टाइम पर जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो स्ट्रगल कर रही थी बहुत ज्यादा साउथ ईस्ट एशिया को डिफेंड करने में, साउथ ईस्ट एशिया को डिफेंड करने में। ठीक है, जिसकी वजह से अब इंडियंस को ये समझ में आ गया कि भाई ये तो हमें नहीं बचा सकते। ठीक है, तो इस वजह से उस टाइम पर क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया। प्लस उसके बाद आपको पता है क्रिप्स मिशन आया, जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है। ठीक है, क्रिप्स मिशन आया, जिसने हमें डोमिनियन स्टेटस देने की बात करी। भाई हम डोमिनियन स्टेटस कब मांग रहे थे, 1910 में, 1920 में। अबे भाई ये अब देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात पे भी गुस्सा था, जिसको गांधी जी ने क्या बोला था कि ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, कि भाई ये कब देना था अब दे रहे हो, निकलो चलो यहाँ से। ठीक है, तो कांग्रेस ने रिजेक्ट किया, गांधी जी ने बोला कि ये तो बस एक ट्रिक है। फिर उस टाइम पर उस वजह से गांधी जी ने एक विजन देखा, जिसे बोला डू और डाई। ठीक है, क्या बोला, डू और डाई, करो या मरो। ठीक है, कि अब तो आजादी लेनी ही है, फॉर इमीडिएट फ्रीडम। ठीक है, ये ग्वालियर टैंक मैदान कहाँ है, ये बॉम्बे में है। यहां पर ये बात करी गई थी, यहां पर ये डू और डाई का नारा दिया गया था। ठीक है, डिमांड क्या थी, हमारी डिमांड ये थी कि ब्रिटिश रूल को इमीडिएट इफेक्ट के साथ एंड करो और इंडियन गवर्नमेंट को फ्री करो। ठीक है, नेचर क्या था इसका, अनलाइक, अलग था पहले की मूवमेंट के साथ, क्योंकि इस टाइम पर बोला ना, करो या मरो, कैसे भी, कैसे भी, इसीलिए वायलेंस का भी साथ लिया गया था यहाँ पे। ऑल आउट स्ट्रगल था ये। ठीक है, सैबोटाज हो गया, गुरिल्ला टैक्टिक्स हो गया, सब कुछ इसमें यूज किया गया। ठीक है, पर गांधी जी को तभी अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि पता चल गया था कि भाई अब तो काम खराब हो सकता है। बट फिर भी अंडरग्राउंड लीडर्स जो थे, जैसे जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसिफ अली, ठीक है, इनके बारे में तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, इन दोनों के बारे में बहुत काम किया था इन्होंने। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या क्या देखने को मिला, की फीचर्स क्या थे, हमें मास पार्टिसिपेशन देखने को मिली। स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया, वर्कर्स ने भी किया, पीजेंट्स ने भी किया, विमेन ने भी किया, यूथ ने भी किया। ठीक है, रेलवेज पर अटैक किए गए, टेलीग्राफ्स पे अटैक किए गए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक किए गए। मेनली बोले तो जितने भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उन्हें सैबोटाज करने की कोशिश की गई। ठीक है, पैरेलल गवर्नमेंट चलाई गई बालिया में, ठीक है, सतारा में, तामलुक में। ठीक है, यहां पर क्या करी गई, यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट चलाई गई। ठीक है, फिर मेनली आउटकम क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, आपको पता है कि ज्यादा कुछ हो नहीं पाया था। ठीक है, बट मेरे को जो मेन चीज आपको बतानी है वो ये है कि इसको, इसका साथ किसने नहीं दिया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट का साथ किसने नहीं दिया था, इन्होंने नहीं दिया था हिंदू महासभा ने और मुस्लिम लीग ने, सीपीआई ने, प्लस जो ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने साथ नहीं दिया था। मुस्लिम लीग का रीजन क्या था, कि पाकिस्तान की बात नहीं हो रही थी।
तो इस वजह से मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट किया, क्विट इंडिया मूवमेंट को। हिंदू महासभा ने क्यों नहीं सपोर्ट किया? क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि वॉर सिक्योरिटी कंसर्न्स है, कि अगर ब्रिटिशर्स चले गए, कहीं पता चला कि बाकी किसी और रीजन के लोग आकर हम पे राज करने लगे, ठीक है, तो हिंदू महासभा ने सपोर्ट नहीं किया। सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर, और कम्युनिस्ट इनके नाम के आगे लिखा हुआ है, तो ये एक कम्युनिस्ट अप्रोच रखते थे, तो इन्हें यूएसएसआर को मतलब कि सम्मान दिखाना था। तो इन्होंने बोला कि इसीलिए हम क्या करेंगे, हम ब्रिटिश को सपोर्ट करेंगे, बट इन्होंने इनिशियली सपोर्ट किया था, उसके बाद नहीं किया था। ब्यूरोक्रेसी तो ऑब्वियसली करेगी नहीं, है ना, तो इसके बारे में तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बट मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है कि किस किस ने सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये चार लोग थे जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, है ना। तो अगर कहीं पर ये लिखा आ जाए स्टेटमेंट में कि हिंदू महासभा ने सपोर्ट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को, तो प्लीज याद रखना नहीं किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैंने करवा तो दिया ही था ना आंसर, हाँ करवा दिया था। ओके, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है बट करंट अफेयर से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स को जोड़ के बनाया गया है। ठीक है, फिर से आपके पास 15 सेकेंड्स है, सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। चलिए, अब देखिए, देखो आपको ना दोनों जगह एक वर्ड दिख रहे होंगे, स्टेडिली। स्टेडिली, कभी भी इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन आ रहा है और स्टेडिली आपको दिख जाए, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना। ठीक है, इधर बोला कि टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज स्टेडिली इंक्रीज। स्टेडिली इंक्रीज का मतलब क्या है? कि ये एक बार इंक्रीज हुआ है और फिर ये उसी रेट के साथ इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, बट ऐसा ना यूजुअली हो नहीं सकता। क्यों? कभी ना कभी तो हमें कमी देखने को मिलेगी। जैसे क्या हुआ, इधर ये पूछा गया था इन लास्ट डेकेड। लास्ट डेकेड का मतलब कि मान लो 2017 में पेपर हुआ है, तो ये बात कर रहे हैं 2007 से 2017 तक हमें टैक्स रेवेन्यू में स्टेडीली इंक्रीज देखने को मिला है। बट आपको पता है कि 2008 में क्या हुआ था? 2008 में वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, जिसे एक और नाम दिया गया था, ग्रेट रिसेशन का। और बस वो यही चाहते थे कि आपको इतना याद आ जाए कि 2008 से 2010 तक तो बुरी हालत थी। उस टाइम पर टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज कैसे हो सकता था? हो ही नहीं सकता था। ठीक है, तो इस वजह से जब भी, अब भी अगर ये कभी पूछा गया ना, मैं आज के हिसाब से भी बोल देता हूँ, आपको पता है कोविड आया था, तो अगर लास्ट डेकेड कभी लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए, चाहे वो टैक्स रेवेन्यू हो या फिस्कल डेफिसिट हो, वो कभी कम नहीं हो सकता। क्यों? उस टाइम के हिसाब से तो 2008 के क्राइसिस थे, तो 2008 से लेकर 2010 तक तो बुरी हालत थी। अब आज के हिसाब से बात करें तो लास्ट डेकेड में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कोविड आया था। ओके, इस बात को याद रखना। तो फिस्कल डेफिसिट बोला एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी स्टेडीली इंक्रीज्ड इन दी लास्ट डेकेड। ऐसा भी नहीं है स्टेडीली इंक्रीज नहीं हुआ है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, कभी कम देखने को मिला, कभी ज्यादा देखने को मिला, इस तरीके से ऊपर नीचे होता गया, बट स्टेडीली इंक्रीज देखने को हमें नहीं मिला है। तो नीदर वन नॉट टू इसका राइट आंसर है। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस जब स्टेडीली इंक्रीज या स्टेडीली डिक्रीज दिखे, तो अपने दिमाग में थोड़ा सा क्वेश्चन लाना कि क्या पिछले 10 साल में ऐसा कुछ हुआ है जिससे इन चीजों को गलत साबित किया जा सकता है। बस इतना दिमाग में रखना।
ओके। बट फिर से वही ट्रिक्स बता दी जाती है कि स्टेडीली इंक्रीज हो ही नहीं सकता, बहुत सारी चीजों में हो भी सकता है। ठीक है, तो प्लीज दिमाग लगाना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन था, है ना। बोला गया, रिसेंटली देयर वाज अ प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट सम ऑफ द लायंस फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट इन गुजरात टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, 10 सेकेंड्स दे रहा हूं इसके लिए, सोच लो समझ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए, देखो, उस टाइम के हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, न्यूज में था, बट आज के हिसाब से कोई भी रेलेवेंस नहीं रखता। बट ऐसे क्वेश्चंस जो भी आते हैं मैं आपको बता देता हूँ, करंट अफेयर्स में हम उन्हें कवर करते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स में कल एक सेक्शन अपलोड होगा, प्लेसेस इन न्यूज। प्लेसेस इन न्यूज कब का? नवंबर का। जो अक्टूबर का प्लेसेस इन न्यूज है वो तो मैंने पहले ही करवा दिया था पिछले मंथ की करंट अफेयर्स में। बट इस मंथ की करंट अफेयर को हम प्लेसेस इन न्यूज से स्टार्ट करेंगे। ओके, अब देखो, उस टाइम के हिसाब से इसका आंसर था कूनो पलपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब देखो, इस क्वेश्चन से हम अपने साथ क्या ले जा सकते हैं? ये ले जा सकते हैं कि अगर ये चारों मतलब कि हमें पार्क और सेंचुरीज दी गई हैं, तो हमें एटलीस्ट इनके बारे में ये तो पता हो कि ये है कहाँ पर। क्या पता पेयर वाले क्वेश्चन में कभी पूछ ले फिर से। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए कि ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड। इसे यूनाइटेड किंगडम मत समझना। क्या है? उत्तराखंड। ये क्या है? इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क। क्या है? इंडिया का पहला नेशनल पार्क। ठीक है, तो क्या ये जिम कॉर्बेट नाम से ही आया था? नहीं, इसे 1936 में बनाया गया था। और उस टाइम पर क्या नाम दिया गया था? एज हेले, हेले नेशनल पार्क। बट बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? नीलगिरी में आप में देखने को मिलती है, मैं ऐसे लिख देता हूँ नीलगिरी। और नीलगिरी में भी कहां पर? ठीक है, क्योंकि आपको पता है नीलगिरी भी 3 स्टेट्स में फैली हुई है। तो जो तमिलनाडु में है वहां पर ये देखने को मिलती है हमें, उस नीलगिरी में। ओके, सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे? राजस्थान। ये तो पता ही होगा सबको, है ना। तो इस क्वेश्चन से हम सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन ले जा सकते हैं अपने साथ। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिर से बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरी तरीके से पूछा जाएगा, तो अभी सारे तरीके हम देख लेंगे। फिर से 15 सेकंड दे रहा हूँ, सोच लो समझ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए,
बस एक मिनट चार्जिंग से हटा देते हैं लैपटॉप को। अब देखिए जरा, जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है किसी भी स्टेट में तो हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, क्या क्या चेंजेस वहां होते हैं। तो पहले हम देखेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन में हमें क्या चेंज देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो जो गवर्नर का रोल है वो स्टार्ट हो जाता है। कैसे? जो एग्जीक्यूटिव पावर थी वहां की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसे ले लिया जाता है। अब कौन काम कर रहा है? गवर्नर काम करता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स भी जा रही है, लेजिस्लेटिव पावर्स भी जा रही है स्टेट असेंबली की, और उसकी जगह कौन काम कर रहा है? गवर्नर काम कर रहा है। किसके बिहाफ में काम कर रहा है? क्योंकि प्रेसिडेंट रूल लगा है तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे काम करेगा। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसे डिसमिस कर दिया जाता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस कर दिया जाता है कि भाई अब बैठो, आपका हो गया। ओके। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, जो सेंटर के ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो यूनियन के ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो काम करना शुरू करते हैं। ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर पर क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, या तो डिसॉल्व कर दी जाएगी लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा, मतलब कि वो पावर में रहेंगे पर काम नहीं कर पाएंगे, या तो फिर पूरा का पूरा ही उनकी पावर छीन ली जाएगी और उनको डिसॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि पक्की तरीके से डिसॉल्व ही कर दिया जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली को। ये याद रखना। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पार्लियामेंट का रोल क्या होगा? एज्यूम्स लेजिस्लेटिव पावर, ऑब्वियसली लॉ मेकिंग पावर किसके पास चली जाएगी? जब स्टेट पावर नहीं कर मतलब स्टेट लॉ नहीं बना पा रही तो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ठीक है। जुडिशरी पे क्या फर्क पड़ेगा? जुडिशरी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाई कोर्ट जिस तरीके से फंक्शन कर रहा है उसी तरीके से फंक्शन करता रहेगा। फंडामेंटल राइट्स पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मतलब खराब नहीं होती। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी तो उस टाइम पर जो फंडामेंटल राइट्स है उनको किसी तरीके से कर्ब किया जाएगा, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। बाकी गवर्नेंस एंड फेडरलिज्म पर क्या फर्क पड़ेगा वो मेंस वाली बातें हैं। अभी हम प्रीलिम्स की चीजें देख रहे हैं, बट मैंने आपके लिए यहाँ पे ऐड कर दिया, पढ़ सकते हैं। आगे कुछ ऐड किया है? नहीं किया। ठीक है, अब आओ इधर। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट नेसेसरीली, मतलब जरूरी तरीके से नहीं, कॉन्सिक्वेंस होगा ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन दी स्टेट। डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि डिसोल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया कि नॉट नेसेसरीली पूछा है ना, तो ये करेक्ट होगा कि डिसोल्यूशन किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, तो ठीक है। फिर रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट, बिल्कुल सही बात है, ऐसा कर दिया जाएगा, और जब कर दिया जाएगा तो नॉट वाला केस नहीं आएगा, तो ये राइट नहीं होगा। ठीक है, मतलब इस आंसर के हिसाब से राइट नहीं होगा, वैसे ये करेक्ट है, ये गलत है। फिर डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज, क्या ऐसा किया जाता है कि लोकल बॉडीज का डिसोल्यूशन किया जाता है? ऐसा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये करेक्ट है, वैसे यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है हमारा 1 और 3 करेक्ट है। मतलब कि हमें नॉट बताना था कि कैसा नहीं होता है नेसेसरीली, तो ऐसा नहीं होता है जैसा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट में दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट में जो दिया गया है रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन दी स्टेट, ये बिल्कुल होता है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। जब नॉट वाले क्वेश्चन करने होते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बोला गया है कि बताइए, जो नीचे स्टेटमेंट दी गई है उसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन सी चीजें दी गई है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। अब आप देख लो कौन कौन से इसमें से है, कौन कौन से नहीं है, फिर मैं आपको समझाता हूँ।
चलिए थोड़ा फंडामेंटल राइट्स का रिवीजन कर लेते हैं ना। वैसे तो आपको डीप में पढ़ना चाहिए, बट फिर भी एक ओवरव्यू के रूप में मैं आपको चीजें बता देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 18 तक। ठीक है। राइट टू इक्वालिटी के बाद क्या आता है? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में कितने आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल नंबर 19 से लेके आर्टिकल नंबर 22 तक। इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, वो आता है। ठीक है, वो कौन सा है हमारा? एक्सप्लॉइटेशन है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। हाँ जी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। उसमें अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। सिर्फ दो आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। उसके बाद कौन सा आता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये कौन कौन से आर्टिकल है? 25 से 28। ठीक है। उसके बाद लास्ट टू राइट्स कौन से हैं हमारे पास? ठीक है, वो हमें पता होने चाहिए। राइट टू कल्चरल एंड, या फिर ऐसे लिख देते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सिंपली लिख देते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये कौन से हैं? ये भी दो ही आर्टिकल है, 29 एंड 30। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं जरा अपने क्वेश्चन पर। पहला पूछा गया हमसे प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पर दो हमने आर्टिकल पढ़े, 23 एंड 24। तो मुझे वो दिख रहा है 1 में और 4 में। ये दोनों तो नहीं है, क्योंकि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 में किस में आया था? अभी मैंने बताया था, राइट टू इक्वालिटी में, जिसमें 14 से 18 तक आता है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज कौन सा है? आर्टिकल 29। चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जो है वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 23। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? एक मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई। आर्टिकल 23 ये है, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, और आर्टिकल 24 जो है वो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। एक और चीज जो मुझे आपको बतानी है, वैसे तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, 1 और 4 है। बट एक और चीज जो मुझे आपको बतानी है कि बहुत सारे इनमें से जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स, ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स। वो कौन कौन से हैं? सिटीजन्स, और फॉरेनर्स के लिए नहीं है, एंड नॉट फॉर फॉरेनर्स। वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30। ये 5 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए और फॉरेनर्स के लिए नहीं है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन में तो टाइम देने का कोई मतलब नहीं है, है ना। बोला गया है जो ग्रेट निकोबार है, उसके सबसे पास कौन सा इनमें से जो आइलैंड है वो है? ठीक है, आ जाओ जरा मैप पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, ग्रेट निकोबार। ठीक है,
ग्रेट निकोबार, यहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके सामने आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है? सुमात्रा, बोर्नियो तो इधर है, जावा इधर है, ठीक है, और श्रीलंका तो काफी दूर है। ठीक है, श्रीलंका इस साइड है। सबसे पास कौन सा है? सुमात्रा। तो इसका आंसर भी क्या हो गया? सुमात्रा। अब पता है बात क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आप तभी कर सकते हैं जब आप प्लेसेस एंड न्यूज वाली क्लासेस देख रहे हैं और मैप को अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है कि जो भी स्टेटमेंट दी गई है उनमें से सबसे बेस्ट कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स को कौन डिफाइन कर रहा है? ठीक है, तो फिर से आपके पास कितना टाइम है? आपके पास 15 सेकेंड्स है। सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बता दूं। चलिए, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? देखो यार, अब क्या है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक कैबिनेट बनाने का एक जिसे हम कहते हैं फीचर है। ठीक है, उससे क्या होता है? अब देखो, अगर इतनी बड़ी जनता है, उन्होंने कुछ लोगों को चुन के भेज दिया, उसमें से मान लो अगर सिर्फ एक इंसान हो जो सारे डिसीजन ले रहा है, तो क्या उसमें कहीं भी आपको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलेगी लोगों के लिए, या पार्लियामेंट के लिए, या लेजिस्लेटिव के लिए, या एग्जीक्यूटिव के लिए? किसी के लिए भी नहीं देखने को मिलेगी। तो इस वजह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो आपने देखा है ना, वो बनाए जाते हैं, कैबिनेट बनाई जाती है, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है हर एक चीज की। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर, मैं एक बार देख लेता हूँ पहले सारी स्टेटमेंट्स पढ़ के, फिर आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। A mechanism of speeding up the activity of the government responsibility day by day, a mechanism of parliamentary democracy, हाँ यही है, ऑप्शन नंबर सी। A mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government to the people। ठीक है, ये होता है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन भी लिख दी है। अ कैबिनेट गवर्नमेंट इन इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम वेयर अ कैबिनेट पीएम प्लस सीनियर मिनिस्टर्स इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी एक्टिंग एज एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट विद की फीचर लाइक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है, इंडियन फेडरलिज्म से रिलेटेड। बोला गया है इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। ठीक है, 15 सेकेंड से आपके पास, सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। ओके,
अब देखिए जरा, इंडियन फेडरलिज्म को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं क्वासी फेडरल। ठीक है, क्यों बोलते हैं क्वासी फेडरल? क्योंकि यहां पर इंडियन फेडरलिज्म में हमें यूनिटरी प्लस फेडरल नेचर देखने को मिलता है, इस वजह से। अब यूनिटरी एंड फेडरल क्या है मैंने आगे ऐड किया है, चिंता मत करो, पहले हम ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बोला नॉट अ फीचर। ठीक है। पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, बिल्कुल सही बात है। द फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, ऐसा है। ठीक है। इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग फेडरेटिंग यूनिट्स, ऐसा नहीं है यार। ये तो हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये तो यूएस में देखने को मिलता है, जहां पर बहुत सारी जो स्टेट्स हैं उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया कि हम साथ आके रहेंगे। ठीक है। और उसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। ठीक है, इनके नाम में लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, कि स्टेट्स ने आके मिलकर एग्रीमेंट किया, ऐसा इंडिया के साथ नहीं है। ठीक है। अब आइए जरा, अब क्वेश्चन आगे क्या पूछा जा सकता है? आगे पूछा जा सकता है कि क्वासी फेडरल क्यों बोला जाता है। देखो, क्वासी फेडरल इसलिए बोला जाता है क्योंकि कुछ फेडरल फीचर्स हैं, जैसे डुअल गवर्नमेंट, सेंटर की गवर्नमेंट अलग है, स्टेट की अलग है। डिवीजन ऑफ पावर्स, आपको पता है कि 7th शेड्यूल जो है उसमें 3 लिस्ट बना रखी है कि यूनियन गवर्नमेंट के पास ये सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये सब्जेक्ट्स हैं जिन पे वो काम करेंगे, और एक कॉन्करेंट कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई है जिसमें दोनों साथ में आके मिलके काम करेंगे। ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिडिटी क्या है कि हमारे पास, आपको पता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। बाइकैमरलिज्म है। बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या है कि एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। एक अपर हाउस कौन सा है? राज्यसभा। लोअर हाउस कौन सा है? लोकसभा। ऐसी स्टेट में भी बाइकैमरलिज्म हमें देखने को मिलता है। एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। ठीक है। ये सारे तो फेडरल फीचर थे। ठीक है। यूनिटरी फीचर्स कौन से हैं? आपको पता है हमारे स्ट्रॉन्ग सेंटर है, क्यों? रेसिडेरी पावर्स है। ठीक है। ओवरराइडिंग पावर है कॉन्करेंट लिस्ट में। देखो, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिलके बात करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर दोनों लॉ बना सकते हैं। बट अगर कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें दोनों के बीच में जिसे हम बोलते हैं कि बात नहीं बन रही, एक कुछ और कह रहा है और स्टेट कुछ और कह रही है, यूनियन कुछ और कह रहा है, तो उस टाइम पर किसकी बात प्रिवेल करेगी? उस टाइम पर मानी जाएगी सेंटर की बात। ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में अगर ऐसा कोई टाइम आ जाता है तो सेंटर की बात मानी जाएगी, इसीलिए ये यूनिटरी फीचर में आता है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिटीजनशिप है। जैसे आपको पता है कि जो यूएसए है वहां पर स्टेट की सिटीजनशिप अलग होती है और पूरे कंट्री की सिटीजनशिप अलग होती है, मतलब वहां पे दो सिटीजनशिप है। बट इंडिया में तो ऐसा नहीं है, है ना। इमरजेंसी प्रोविजंस है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे, सब कुछ है। बट टाइम आएगा जब प्रेसिडेंट रूल के चलते स्टेट से पावर छीन ली जाएगी। ठीक है। तो ये कौन सा है? ये यूनिटरी फीचर है। ऑल इंडिया सर्विसेज बनाई जा रही है। ठीक है, कि जैसे आईएएस ऑफिसर्स हैं वो स्टेट में जाके काम करेंगे। काम किसका कर रहे हैं? सेंटर का। पर कहाँ जाके कर रहे हैं? स्टेट में। ठीक है। गवर्नर का रोल, ठीक है, आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं गवर्नर को अपना दूत बनाकर, तो वो एक्चुअल में किसके दूत हैं? वो सेंटर के दूत हैं। ठीक है, कि स्टेट में कैसे चीजें चल रही है, कैसे नहीं चल रही है, उन सारी चीजों को देखने के लिए। ठीक है। प्लस अगर आपको ये भी पता है कि गवर्नर के पास एक एक्स्ट्रा पावर है कि अगर कोई भी बिल आता है तो या तो वो उसे पास करेंगे या तो नहीं करेंगे। प्लस एक और पावर है कि वो उसे प्रेसिडेंट के लिए क्या कर सकते हैं? रिजर्व कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट डिसीजन लेंगे इसके ऊपर, है ना। तो ये भी कैसा है? ये यूनिटरी फीचर है। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फेडरल फीचर भी देखने को मिलते हैं, यूनिटरी फीचर भी देखने को मिलते हैं। इसीलिए हम इंडिया को क्या बोलते हैं? इंडिया के फेडरलिज्म को क्या बोलते हैं? क्वासी क्वासी फेडरल। आई होप आपको मेरी बात क्लियर होगी, है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में जो कि कल, जहां पर हम 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट करेंगे, है ना। तो हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय
हिंद।